बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में स्टूडेंट से 3 घंटे की तवील मुलाकात की, इंटरेक्शन हुआ। इस दौरान जो गुफ्तगू हुई, इस पर बड़ी हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया और मुल्की सियासत पर भी बात हुई। क्या इस इंटरेक्शन में नवाज शरीफ के लिए भी कुछ था? देखिए, जो इसके ऊपर डिबेट हुई है ना इस इंटरेक्शन के बाद, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बाहर आके इसको रिपोर्ट किया। इसकी जुज़ियात सोशल मीडिया के हवाले से क्या था, सियासतदानों के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, इन तमाम जुज़ियात के ऊपर इमरान खान, पीटीआई, फ्यूचर, इनका क्या होगा, इसके हवाले से ज़्यादातर रिपोर्टिंग भी हुई है, तबसरे भी हुए और गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन इसका एक पोर्शन है जो बड़ा लेस रिपोर्टेड है, और वो कंसर्न होना चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। सही। देखिए, उसका जब जो जो चीज़ें सामने आई हैं, जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं उस इंटरेक्शन की, ज़ाहिर है कि 3 घंटे तवील इंटरेक्शन था, बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें सवाल जवाब, बाकायदा गुफ्तगू, इंटरेक्टिव सेशन था। उसमें जो गुफ्तगू है उससे आप ये एक बात कंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुर्सी के ऊपर बहुत सिमट कर बैठना होगा। आपको अच्छा। पता है इसका मतलब क्या है? जी। कि मैं किसी की जगह नहीं ले रहा, हाँ। यानी कि किसी दी मेरे ते तक ना पै जावे, सही। कोई ये ना कह दे देख के ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको उठा के बाहर भेज दो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसको मैं आपको सब्सटेंशिएट करूँगा, क्योंकि इसके जो बिट्स एंड पीसेस में अब चीज़ें सामने आई हैं ना, जो गुफ्तगू की है, अगर ये सिर्फ गुफ्तगू होती इस इंटरेक्शन के बाद जो रिपोर्ट हुई है, फिर भी शायद मैं समझता कि शायद वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू व्हाट ही सेड। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है फॉरेन ऑफिस के लेवल पे। सही। जब आप उन दोनों को मिलाकर देखते हैं और काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, मामला जो है वो बड़ा सीरियस है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, देखें, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं परेशान कुन बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी परेशान कुन है जो नवाज शरीफ साहब की पुश्त पर खड़े हैं। अच्छा। हाँ, उनकी जो पुश्त पर खड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशान कुन है कि नवाज शरीफ आने के बाद उनके ऑप्शंस कितने महदूद होंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है ना, ये जो उनकी इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग है, मुख्तलिफ ममालिक में जो फ़ैसला साज हैं उनमें जो उनकी पजीराई है, वो पजीराई बनी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाने और उनको टारगेट करने पर सही। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इमरान खान साहब की जो लड़ाई है ना इस्टेब्लिशमेंट से, वो बड़ी डिफरेंट है। वो ऑल टुगेदर, और उसकी वजूहात हैं, दाखिली वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं, कि जो आप यानी कि रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जी जी। कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी या उनके लिए जगह क्यों बन रही है, या मुझे अनसेरेमोनियली क्यों जो है वो कुर्सी से उतारा गया, निकाला गया। नवाज शरीफ साहब की लड़ाई बहुत मुख्तलिफ है। जी। अगर आपने, मैं उस पर आने से पहले कि क्या गुफ्तगू का स्पेसिफिक पोर्शन है जिसमें आर्मी चीफ कुछ रेड लाइंस ड्रॉ करते हुए नज़र आते हैं, और फिर उसके फ़ौरन बाद फॉरेन ऑफिस से एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है, उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का जो माइंड सेट है ना, वो एक छोटा सा मैं क्लिप प्ले करने लगा हूँ, उसमें आपको पता चल जाता है कि नवाज शरीफ साहब का माइंड सेट एग्जैक्टली क्या है। 2011 13 अगस्त, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी से एक दिन पहले जी। साफमा, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन, एक सेमिनार का इनकाद करती है। जी। नवाज शरीफ साहब ना वज़ीर आज़म हैं, ना इलेक्शंस का हिस्सा थे, लेकिन मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। जी। वो वहाँ पर आके गुफ्तगू करते हैं, और उस गुफ्तगू के बाद एक तूफ़ान मच गया था, बड़ा रिएक्शन आया था लोकल सतह के ऊपर। वो आपको एक्सप्लेन करता है कि मियाँ साहब का एग्जैक्टली माइंड सेट क्या है और मियाँ साहब की लड़ाई क्यों होती है। सही। इंडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ज़रा सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की है इंडिया के हवाले से, वो गुफ्तगू क्या है जी। और उसके रेपरकशंस क्या होंगे। राइट। था एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब सब क्या है, ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। आप हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है।
तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर? आप जानते हैं कि ये गिला किससे करना चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है। कि मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान को यकीनन शाबाश मिलनी चाहिए। कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को उसको हम भी पूछते हैं। ये नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि ज़बान भी एक है, कल्चर भी एक है, खाने भी एक जैसे हैं। वो जो दो कौमी नज़रिया था वो बस ऐसे ही कुछ था, उसको भूल जाए, हम तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये है जी, मैं अक्सर बताता हूँ ना आपको कि मियाँ साहब का जो ओवरऑल विजन है ना, वो लंबी चौड़ी सड़क से शुरू होता है और अच्छे खाने पर खत्म होता है। एक अंडरपास से गुजरता हुआ एक पुल पे चढ़ता है और पुल से नीचे उतर के ख़त्म हो जाता है। इसी खिताब में मियाँ साहब ने उसको कहा था डॉक्ट्रिन ऑफ रोड्स, उसको करार दिया गया था। इन्होंने ये भी फरमाया था कि ये जो मैंने मोटरवे बनाई है ना जी, लाहौर से इस्लामाबाद, मेरा विजन ये है कि ये मोटरवे एक तरफ पेशावर और फिर काबुल जाए, उधर से ये इधर गवादर तक आए और कलकत्ता तक जाए। अच्छा, हाँ, कलकत्ता तक बहुत करीब पड़ता है। मोटरवे, हाँ, कलकत्ता तक जाए। अच्छा, इसमें देखें कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर होने में कोई मसला नहीं है, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट दैट। लेकिन आपने किन बुनियादों के ऊपर रिकंसाइल करना है, किन बुनियादों पर आपने मफाहमत करनी है। अब नवाज शरीफ साहब जो आए हैं ना, अभी आप इंडियन मीडिया को उठा के देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, ये शिशिर गुप्ता की गालिबन दिसंबर में जो उन्होंने एनालिसिस लिखा है कि नवाज शरीफ इज़ पाकिस्तान ओनली होप फॉर बेटर रिलेशंस विद इंडिया। अच्छा, हाँ, जिस वक्त शहबाज शरीफ से 2022 में 2023 में हालात नहीं संभल रहे थे पाकिस्तानी मईशत के, उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब ने बहुत कुछ लिखा इस हवाले से और इंटरव्यूज़ दिए इंडियन मीडिया को जी, कि एक ही बंदा है जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर कर। प्रोफाइलिंग कर रहे थे इनकी। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से जाहिर है कि इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट उसका भरपूर तासुर है कि नवाज शरीफ को हर सूरत में इक़्तिदार में आना चाहिए। मैंने इस हवाले से एक वीडियो की थी अब्दुल बासित साहब के साथ, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं मियाँ साहब के दौर में ही इंडिया के लिए। सही। उन्होंने बताया कि हाउ डेयरली इंडिया वांट्स नवाज शरीफ टू कम एज प्राइम मिनिस्टर। अब आप इस तमाम मंजरनामे को, मियाँ साहब के माइंडसेट को, बाकी जो वजूहात हैं लड़ाई की और वो जो कुछ होता रहा, मियाँ साहब का कुलभूषण जाधव का तस्करा ना करना, इंडिया की पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट पे बात ना करना, डॉन लीक्स 1 2 पठानकोट की FIR पाकिस्तान में काटना, उसके बाद उनका जो बयान है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ प्रूफ के तौर पर डॉन लीक्स चला, और जो मुल्तान एयरपोर्ट पर जो इंटरव्यू दिया था, हाँ, मुंबई हमलों के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो अदरवाइज ऊफा का डिक्लेरेशन है जहाँ पर कश्मीर का तस्करा नहीं था और मुंबई अटैक्स का और इन वाक़यात का समझौता एक्सप्रेस का नहीं था उसमें जी। तो ये है वो कॉन्टेक्स्ट जो बेसिकली लड़ाई मियाँ साहब की है कि मियाँ साहब का माइंडसेट के जो जाती उमरा अमृतसर वाली साइड का है और जाती उमरा हमारी साइड का है ना, ये एक ही है बेसिकली बुनियादी तौर पे ना। तो वो ये लकीर शकीर, ये बॉर्डर शॉर्डर कुछ नहीं है और एक जैसे से हम लोग हैं, हमारा कल्चर, वो सारी वो बातें थी पुरानी, वो जो 2 नेशन थियोरी थी कि हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, हमारा मिलना जुलना, हमारे तौर अतवार, शादियों का तरीका, मरने के बाद जो है वो दफनाने का और उनका जलाने का ये तरीका, फिर हमारा जो दीन है वो मुख्तलिफ है, इंटायरली डिफरेंट है और हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी बुनियाद के ऊपर आपका इवेंचुअली पाकिस्तान बना था ना। प्रॉपर्टीज इनकी लंदन में, हाँ, तो मियाँ साहब करके हाँ, उस साइड पे जाके नेशनलिटी ले लें। मियाँ साहब का जो है माइंडसेट इसके हवाले से डिफरेंट है। अब आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है
उस गुफ्तगू का एक पोर्शन जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई जी। वो आज रिपोर्ट हुआ है। मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट्स रखूँगा कि आर्मी चीफ ने क्या कहा है और फिर उसके फॉलो अप में जो डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इस वक्त अमेरिका भरपूर तरीके से चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो, जी। और जो इंडिया की शराइत हैं या जो इंडिया का मौक़िफ़ है उसके ऊपर कश्मीर डिस्प्यूट सेटल हो जाए, अच्छा। या एटलीस्ट बैक बर्नर पे चला जाए। सेम इज़ द केस विद सऊदी अरेबिया, सेम इज़ द केस विद यूएई। वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई ना हो, सही। क्योंकि उनके रीजंस डिफरेंट हैं। वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। अमेरिका इंडिया को अपने चाइना के ख़िलाफ़ पिट्ठू के तौर पे देखता है कि वो एंटी चाइना गेम्स कर रहा है इंडिया अमेरिका के कहने पर, और चाइना का बढ़ता असर व रसूख उसको कर्टेल करने के लिए मदद कर रहा है अमेरिका की। अब अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस वाले मामले में मिलिटरीली पाकिस्तान को एक थ्रेट समझते हुए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पे, एनर्जीज़ पाकिस्तान पे वेस्ट करेगा, तो वो चाइना पे फोकस नहीं कर सकेगा। तो अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया को एक फोकस मिले चाइना की तरफ, पाकिस्तान जो है उसके साथ कोई मामला ख़राब ना हो। सही। अब इस मंजरनामे में बड़े वक्त के बाद आपको पता है कि इंडिया के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू है, जो इवन मिलिट्री लेवल के ऊपर, वो बहुत, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त दाखिली सियासी लड़ाई है उसने हर चीज़ को डोमिनेट किया हुआ है, उसकी स्पेस ही नहीं थी। एक बड़ा इनिशियली बयान जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे और एक तस्वीर आई थी मोर्चों के दौरे की जी। और वहाँ पर इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट थी, इक्का दुक्का और आई है, लेकिन अब जो आई है दिस सीम्स सीरियस, और जिसमें बाकायदा आपको पोस्चरिंग नज़र आती है और आपको फ्यूचर नज़र आता है कि मियाँ साहब जो हैं वो ऑलरेडी ज़ाहिर है कि वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ा खुल कर कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे से अपना डोमेन ख़त्म करो। जी। मैं आपको मल्टीपल बयानात मियाँ साहब के दिखा सकता हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने की वजह ये, ना बढ़ने की वजह ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की मिलिट्री की है। 2013 में याद है ना आपको, 3 साल तक इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रखा था, अपने पास था पोर्टफोलियो। हाँ, और मियाँ साहब इसी वजह से देखें बहुत सारे वो मामलात हैं। अच्छा, मियाँ साहब का जो ये सारा मंजरनामा आप जहन में रखते हैं तो आर्मी चीफ साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से क्या कहा जी। और फिर इसको आपने देखना है उस पर्सपेक्टिव में जिसमें जाहिर है कि एक एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली मियाँ साहब के लिए पाकिस्तान के फ्यूचर 4th टर्म प्राइम मिनिस्टर के लिए मौजूद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेट्स आउट फॉरेन पॉलिसी रेड लाइंस, सेंड्स स्ट्रॉन्ग मैसेज टू कंट्रीज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेबर्स। ट्रिब्यून की स्टोरी है, आज रिपोर्ट हुई है एक दिन डिले के साथ, आज नहीं सॉरी कल रिपोर्ट हुई थी। In statements defining Islamabad's foreign policy priorities with its eastern and western neighbors, the country's Army Chief General Sayyid Asim Munir has ruled out reconciliation with arch rival India. इंडिया के साथ मफाहमत की पॉसिबिलिटी से इन्होंने इनकार कर दिया। ये मौजूदा सूरत हाल में इस तरीके से नहीं हो सकती। सही। He emphasized that the life of a single Pakistani is more important than the entire Afghanistan. कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा है, ज़्यादा कीमती है। हाँ, ये दो उन्होंने बातें की हैं। 3 घंटे का सेशन हुआ, मैराथन सेशन स्टूडेंट्स के साथ। उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पूरे पाकिस्तान से तलबा व तालिबात मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी, द होल अफगानिस्तान, ये रिफ्रेश हो गया, मैं दोबारा आ जाता हूँ उसके ऊपर, द होल अफगानिस्तान कैन बी डैम्ड, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जब एक भी पाकिस्तानी की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आएगी तो फिर अफगानिस्तान गया भाड़ में। अकॉर्डिंग टू द आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान ने 5 मिलियन अफगानियों के लिए 50 साल तक उनको रहने का, खाने के बंदोबस्त किए, लेकिन जब हमारे बच्चों की बात होगी तो हम और उनके ऊपर कोई हमला करेगा तो फिर हम उनको परसू करेंगे जो ये हमला करेगा। सही। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, शोरिश है, अस्करियत पसंदी है, अस्करियत पसंद ग्रोह हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है।
और पाकिस्तान का जो मगरबी हमसाया है उसने भी हमारी तरफ कभी दोस्ती वाला काम नहीं किया, दोस्तों वाला काम नहीं किया। अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो रुकनीत है इंडिपेंडेंस के बाद उसकी मुखालफत की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हमारे लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते। आगे उन्होंने कहा कि डू नॉट लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अफ़गानिस्तान के रहनुमाओं की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये बात की। आगे उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये तो थी उससे रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से इंडिया के रिलेटेड उन्होंने क्या कहा। वाइल कमेंटिंग ऑन इस्लामाबाद relations with New Delhi, the army chief said that India has not reconciled with the concept of Pakistan. Then how can we reconcile with it? कि इंडिया जिस वक्त पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान के बन जाने की हकीकत को तस्लीम नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये वो बात है, 12 दिसंबर 2021 राजनाथ सिंह इंडिया गेट नई दिल्ली खड़े होकर इंडिया का वज़ीर दिफा कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी, एक तारीखी गलती थी जिसको हम अनडू करेंगे। ये बॉर्डर लकीरें मिटा देंगे। तुम ये सब आरएसएस के चीफ से लेके राजनाथ सिंह से लेके सुब्रमण्यम जयशंकर वज़ीर ख़ारजा से लेके उस वक्त का आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, उससे पहले का आर्मी चीफ और उस वक्त का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उनका होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके जो एयर चीफ हैं विवेक राम चौधरी, उससे पहले RKS भदौरिया, उनके नेवल चीफ, एक एक बंदे को उठा लें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। वो यही कहते हैं, वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सही। अब यहाँ पर मसला ये है कि यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर देखें पाकिस्तान की जो मिलिट्री की पॉपुलैरिटी अवाम में आप देखें ना, ये तो अभी एक स्पेशल आप इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज कि यू जब आपको उधर से इंडिया से जब ये पोस्चरिंग होती है तो उसका जवाब दिया जाता है, तो जवाब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं देती फ्रैंकली। और उसमें नवाज शरीफ, ये तो इमरान खान साहब के दौर में था ना, ये लड़ाई चल रही थी और इधर से ट्वीट होते थे रोज़ाना, उसको जनाब तुर्की बतुर्की जवाब दिए जाते थे। हिटलर कहना शुरू, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके फॉरेन ऑफिस से लेके फॉरेन मिनिस्टर से लेके दीगर मिनिस्टर्स तक ये सारी आपकी पोस्चरिंग थी, आप जवाब देते थे। उस वक्त आपको याद है कि क्या लोगों की उसके हवाले से लाइकिंग होती थी। अब नाउ दैट इज़ रिटर्न ऑफ द पॉलिसी। लगता था कि यानी कि इंडिया के हवाले से शायद हमारा इशू ख़त्म हो गया, बट नो, दैट्स देयर जी। अब ये जाहिर है कि ये नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा होगा कि वो SIFC के अंडर है एग्रीकल्चर, उसी पे IT का, माइनिंग का शोबा, सरमायाकारी आनी है, कहाँ इन्वेस्ट होना है, कौन से मंसूबे बनने हैं, वो डिसीजन मेकिंग का फोरम हो गया। फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर रेड लाइंस डिफाइन हुई है, आर्मी चीफ ने जो बात की है। डिफेंस पॉलिसी ऑलरेडी जाहिर है कि वो तो है ही उनका डोमेन। तो मियाँ साहब को कुर्सी पर ना बिल्कुल सुकड़ के बैठते हैं। सही। वो इधर हाथ पांव शायद मारने की कोशिश करें, उन्होंने हाथ पांव नहीं मारने। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है ना फॉरेन ऑफिस से, दैट इज़ वेरी सीरियस। क्योंकि वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि वो बात हमें पता नहीं थी जी, लेकिन इस बयान के आने के 36 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तर्जुमान दफ्तर खारजा नहीं करते जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं, उससे पहले इसको मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से रिकनसाइल कर सकता है इससे। और ये जो स्टेटमेंट है वो जिस दिन इंडिया ने राम मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद की जगह उसको इनाग्रेट किया, उस दिन आया। और ज़ाहिर है कि उस रेफरेंस में भी इसको जो है वो देखा जा सकता है। फिर ईरान के हवाले से भी उन्होंने बात की कि ईरान को हमने बड़ा सख्त मुंह तोड़ जवाब दिए और वो देना ज़रूरी था कि किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी तरफ कोई आँख उठाकर देख सके। अब ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद काकड़ साहब का भी एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा
कि ईरान को जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जवाब सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी था। जी, आदिल शाह ज़ेब को जो दिया। हाँ, अब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी, साइरस सजाद काजी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उसका एक रिपोर्ट का मेंशन कर देता हूँ। कनाडा अमेरिका की तरह पाकिस्तान में शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस भारतीय एजेंट्स पकड़े गए। जी, ये जो एजेंट्स हैं ये आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बाद नहीं पकड़े गए, पहले ही पकड़े हुए थे ना। बट हियर कम्स द स्टेटमेंट, हियर कम्स द पोस्चरिंग एंड Here comes the proof. कम्स द प्रूफ एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। तो वो मियाँ साहब को तो पता है ना कि वो जो डॉसियर्स होते थे जो हमने बनाए इंडियन इन्वॉल्वमेंट के मल्टीपल मौजूद रहे, उन्होंने कभी उसका तस्करा नहीं किया। वो उसके ऊपर बात नहीं करते, पसंद नहीं है उनको। बहरहाल इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने बताया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया था। शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्वस हैं। भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल का एतराफ़ किया है। शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने के लिए मकामी लोगों की खिदमात ली गई। फिर उन्होंने उसके बताया कि हमारे पास प्रूफ्स किस एक्सटेंट तक मौजूद हैं, हमारे पास उनका पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल मौजूद है, सहूलतकार कौन था, जो टारगेट किलर्स थे उनको हायर कैसे किया गया, उसमें जो भारतीय एजेंट है योगेश कुमार रास वो किस तरीके से मुलव्वस है, उसका क्या किरदार था, दीगर लोगों का क्या किरदार था, पूरी उसकी टाइमलाइन और वो चीज़ें सारे सबूतों के सामने रखी। जिसका मतलब ये है कि मियाँ साहब से जो तवक्कुआत इंडिया लगा के बैठा है कि ये आएंगे तो फिर सब ठीक बागो बहार हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो होना चाहिए बागो बहार, वो किस असूल पर होना चाहिए, दैट इज़ दी एक्चुअल पॉइंट। मियाँ साहब ने अपनी वापसी को ऐलान करते हुए वापस आने के बाद, जिस तरह कोई भी बंदा आता है ना, वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये क्या करती है, तारीफ़ें करता है ना जी, क्या भाई ये गाड़ी है, ये इतने लीटर में इतने किलोमीटर तय करती है, इसकी माइलेज है, इसका इंजन इतनी हॉर्स पावर का है, इतने वक्त में इतनी स्पीड पकड़ लेती है, इसकी रोड ग्रिप ऐसी है, इसका इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा है, इतनी कंफर्टेबल है, इतने लोग बैठ सकते हैं, सारा आप उसको बताते हैं। मियाँ साहब की तकारीर जिस शख्स ने भी सुनी है उसको एक बात पता है कि मियाँ साहब ने आने के बाद जो अपनी खूबियाँ गिनवाई हैं ना, एक तो उनका वो रूटीन मैटर है, मोटरवे है, एटम बम जैसे उन्होंने बैठ के इंजीनियर करके बनाया था वो एटम बम है, मोटरवे है। और तीसरी बात जो उनका कांस्टेंट था ना, उनके नेबरहुड नहीं, उन्होंने बार बार क्या बात की, नेबरहुड के मुताल्लिक क्या बात की। नेबरहुड में तो भाई चाइना भी आता है, नेबरहुड में तो अफगानिस्तान भी आता है, ईरान भी आता है, मैं उसे लाया, फिर आपकी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी आती है। मियाँ साहब ने अपनी खूबियाँ बताई कि मैं वो वज़ीर आज़म हूँ। 2 दफ़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद चल कर आया। वो वाजपेयी का और मोदी का तस्करा करते हैं कि मोदी ने जब अफगानिस्तान, वो भी कितना शर्मनाक तरीका था कि जिसने काबुल में खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान ने तुम्हारी पार्लियामेंट तबाह की, मैंने बनाई है। कहाँ पाकिस्तान ने तबाह की? पाकिस्तान ने तबाह की थी कि पाकिस्तान ने तुम्हारी पार्लियामेंट तबाह की, मैंने बनाई है। वहाँ से वो उड़ता है और वो लैंड करता है, जाती उम्रा आता है, पगड़ियाँ एक्सचेंज होती हैं और फिर शगुन होता है और फिर वो साड़ियाँ, उनके तोहफे, फिर आम यहाँ से जाते हैं और फिर वो आता है। लेकिन मियाँ साहब अपनी जो सुप्रामेसी बताते हैं ना, उसमें उनकी क्वालिटीज़ में वो ये समझते हैं कि 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने क्योंकि विज़िट किया था उनके दौर में, तो ये उनकी वो खूबी है जिसकी वजह से उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। बट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, इन केस इफ़ ही बिकम्स, अगर वो बन जाते हैं तो इन दैट केस उनके ऑप्शंस कितने महदूद होंगे और फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के हवाले से हालात बहुत ही अच्छे करने लेने की, विदाउट पाकिस्तान के कंसर्न्स के एड्रेस किए, जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो इस बयान के बाद पूरी होती उस तरीके से नज़र नहीं आती। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।